करें बेटा सेशन को, है ना। लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बार दिल बना के बता दीजिए सब कुछ सही चल रहा है ना, सब लोग आ गए हैं? यस, ओके। आंखों की डिफेक्ट की बातें करते हैं, है ना। नैनों की जो बात नैना जाने है, ऐसा गाना आपने सुना होगा। तो नैनों की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। देखो भाई, तो जनरली लोगों को दूर का भी दिखाई देता है, पास का भी दिखाई देता है। पास का जो दिखाई देता है वो कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर दूरी का दिखाई देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ, कोई चीज अगर 25 सेंटीमीटर से बहुत ही कम रखी हुई है तब तो ब्लर दिखाई देगा, लेकिन एटलीस्ट अगर 25 पे रखी है ना तो वहां से आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए। एकदम यहां पे ऐसे रख दो तो कुछ नहीं दिखाई देगा, 25 पे दिखाई देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। लेकिन कई लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है पास का दिखाई नहीं देता। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता है। दूर से आने वाली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो रेज होती हैं, वो सही जगह पे कन्वर्ज नहीं होती, यानी कि रेटिना पे सही जगह पे कन्वर्ज नहीं होती, तो आपको वो ब्लर सा दिखाई देता है। मायोपिया को हम और भी एक नाम से जानते हैं, अगर आपको पता है तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। देखिए यहां पे दूर का दिखाई नहीं देता है, मतलब पास का दिखाई देता है। तो अगर पास का दिखाई देता है तो बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर की चीजें उसको दिखाई दे रही है बेटा, है ना। तो इसका एक और नाम है नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस मतलब वो दिख रहा है, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो दैट इज मायोपिया। अब देखते हैं फटाफट एक बार कि मायोपिया में आखिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है आंखों में, है ना। नैनो की बात जानने की कोशिश करते हैं बेटा, आइए। तो ये जो रेज है ना, मान लीजिए पैरेलल रेज अगर आती हैं, तो ये जो कॉर्निया होता है हमारा, उसका काम होता है रेज को बेंड करवा के, और एक लेंस भी होता है, दोनों मिलजुल के बेंड करवा के उसको रेटिना पे फोकस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी को मायोपिया है तो ये रेस पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती हैं, पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, और इमेज जहां पे बननी चाहिए थी, रेटिना के ऊपर जाके कन्वर्ज होना चाहिए था, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। तो इसीलिए आपको ब्लरी विजन दिखाई देता है। इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिमाग लगाया गया कि अगर पहले ही इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करा लिया जाए, किसी लेंस का इस्तेमाल करके थोड़ा सा पहले ही डाइवर्ज करा लो। कितना दिमाग लगाया लोगों ने। तो यार पहले जहां पे कन्वर्ज हो रहा था उससे थोड़ा आगे उसको पुश किया जा सकता है, तो इनिशियली ही थोड़ा उसको डाइवर्ज करा के भेजा। अब उसने कन्वर्ज कराया, सही जगह पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले कन्वर्ज हो रहा है तो पहले से उसको थोड़ा डाइवर्ज करा दो, सही जगह पे कन्वर्ज हो जाएगा। क्लियर है बेटा। कौन सा लेंस लगा इसमें? बाइकॉन्केव लेंस। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये आज आप पढ़े हैं, है ना, पिछले वाले सेशन में। तो बहुत आसान सी चीज है क्या, बिल्कुल बच्चों वाली बात है क्या, है ना, आप भी बच्चे ही हैं, है ना, है ना, है ना। यस, तो ये मायोपिया हो गया। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। यहां पे ये रेस देखो पीछे की तरफ चलेगी, रेटिना के भी पीछे बहुत ज्यादा, बहुत तेज हो रही है रेस, समझ रहे हो तुम, बहुत तेज हो रही है, आगे चली गई हैं। इनको कैसे सही जगह पे लाएंगे, सही रास्ते पे कैसे लेके आएंगे? एक कन्वर्जिंग लेंस लगा के। तो हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की ठीक ठाक दिखाई देती हैं, क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज होती हैं, तो ब्लरी विजन, है ना। तो यहां पे आप एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दीजिए, पहले ही कन्वर्जिंग लेंस तैयार रखिए बिल्कुल, तो पहले ही थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा, बाद में और कन्वर्ज होके सही जगह पे आपकी इमेज बन जाती है। तो यहां पे कन्वर्जिंग लेंस जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब आपको अगर कोई चश्मा लगा है ना तो बता देना, आपको अगर कोई चश्मा लगा तो बता देना आपको कौन सा लगा है, पॉजिटिव नंबर लगा है, नेगेटिव लगा है। जिसको पॉजिटिव लगा है उसको हाइपरमेट्रोपिया है भाई, है ना, उसको पास की चीजें नहीं दिखती होंगी, और जिसको नेगेटिव लगा है उसको दूर की चीजें नहीं दिखती होंगी, उसको मायोपिया है। क्लियर है। अब बात करते हैं सवालों की, सवाल कैसे कैसे आते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, आप इसको बाद में पढ़ लेना, आपके लिए नोट्स दिया हुआ है और कुछ नहीं है, डेफिनेशन दोनों का। बाकी बात तो आपको समझ में आई गई। वैसे ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी है इतना आसान कि यार छोड़ने में मजा नहीं आता, फिर लगता है कर ही लेते हैं, है ना। बहुत आसान तो है, 5 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा। पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ अ लेंस टू करेक्ट दिस विजन विल बी। मान लो ये पर्सन है, इसको इमेज देखनी है, और ये बेचारा 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड देख ही नहीं पाता है, बड़ी दिक्कत है इस बेचारे के साथ। जबकि इसको जिसको देखना है ना, वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर में जाके खड़ी है या खड़ा है, जो भी है ना, जो भी जिसको भी ये देखना चाहता है। नाउ यू हैव टू टेल कि आप इसको कैसे मदद कर पाएंगे, कैसे, क्या पावर ऑफ लेंस इसको दिया जाए कि इसका विजन जो है वो करेक्ट हो जाए। एनी आइडिया?
एनी आइडिया बेटा? अच्छा, ज़्यादातर बच्चों को मायोपिया है यहाँ पे। चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चश्मा लगाओ, खुश हो जाओ। मैं तो यार इस बात से परेशान हूँ कि इतनी पढ़ाई करी, मैंने बताया था ना तुम्हें, इतनी पढ़ाई इतनी लिखाई, मतलब मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, फिर पढ़ा भी रहा हूँ, बट आज तक मुझे चश्मे ही नहीं लगे। मैं बता रहा था ना तुम्हें, हर 2 महीने में मैं जाता हूँ एक बार, वो जो विजन एक्सप्रेस होता है ना, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय विजन एक्सप्रेस, वो फ्री में चेकअप करते हैं, अगर जरूरत हो तो चश्मा रिकमेंड करते हैं। तो मैं हर 2 महीने में जाता हूँ नारियल चढ़ा के कि काश आज लग जाए, थोड़ा सोफिस्टिकेशन आ जाएगा ना लुक्स में, वो भाई चश्मे वाला टीचर है, समझ रहे हो आप। बट ऐसा आज तक नहीं हुआ, लगा ही नहीं, क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो ब्लू रे कट वाला चश्मा लगा लेते हैं, फिर लगा नहीं यार, जब पावर है ही नहीं फिर वो लगा के मतलब क्या फ़ायदा है, छोड़ो। तो अपन फिर जाएंगे 2 महीने बाद, आपको अपडेट कर देंगे, क्या पता लग जाए। वैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ना लगे, जिनको नहीं लगा है वो चाह रहे हैं कि लग जाए वही है ना, इंसान को जो मिलता है ना उसमें खुश नहीं रहता वो। बेटा बहुत आसान है, देखो इसको 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड दिखाई नहीं देता है, मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है, इसे दूर का दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा डिफेक्ट है ये? मायोपिया। और अगर मायोपिया है किसी को अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा, किसी को अगर मायोपिया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो लेंस आप लगाएंगे, ट्रीट, बच्चों एम आई लाइव? यार इंटरनेट चला गया था, मैंने फिर रूटर को रीस्टार्ट किया है। आई होप आफ्टर रीस्टार्ट इट इज़ वर्किंग, है ना? क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? हाँ मैं लाइव तो आ चुका हूँ। चलो यार, अब सबको एक बार जल्दी से बता दो कि मैं दोबारा लाइव आ चुका हूँ सो बड़ी दिक्कत है बच्चों, बीच में इंटरनेट चला गया था बट नाउ इट इज़ वर्किंग, तो आई एम लाइव अगेन। आ जाइए वापस। हाँ जी, तो कहाँ तक हो गया था बेटा? हम लोग चश्मे की बात कर रहे थे। क्या करें, हो जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें, व्हाट कैन आई डू। अच्छा आपका चैट तो देख लूँ एक बार। हाँ, चश्मे की बात कर रहे थे ना हम लोग। अच्छा ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, 2 मिनट और दे दो बस। टैब भी डिस्कनेक्ट हो गया हमारा, आईपैड जो होता है जिससे हम आपको पढ़ाते हैं। रुक जाइए अब सब कुछ सही चलेगा। एक्चुअली इस बार इंटरनेट नहीं गया था, इस बार जो आईपैड का कनेक्शन होता है ना इसके साथ, लैपटॉप के साथ, वो चला गया था, तो उसके लिए मुझे फिर से एक बार स्ट्रीम रोकनी पड़ गई थी। बट बेटा फाइनली आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, बिल्कुल टेंशन मत लो। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं सेशन को, है ना, खत्म करते हैं बेटा, आओ। कोई बात नहीं, रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं, आपकी लाइफ में भी आती होंगी, मेरी लाइफ में भी आती हैं, आपकी पढ़ाई में भी आती होंगी, मेरे पढ़ाने में भी आती हैं। लेकिन उनसे लड़ना होता है, उनसे गुजरना होता है, कोशिश करनी होती है और उसको ठीक करना होता है। तो मैंने तो ठीक कर लिया, 4-5 मिनट लग गए, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, है ना। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता था, एक बार बता दो आवाज आ रही है ना। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता था कि बेसिकली नेगेटिव फोकल लेंथ होना चाहिए, बिकॉज इनको मायोपिया है भाई साहब को, और यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। लेकिन मैंने बोला था कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बहुत रोया, उसको 3-4 दिन तक नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन पॉजिटिव थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन उसने नेगेटिव रखा था। लेकिन अगर ऐसा ना होता, अगर सारे ऑप्शंस नेगेटिव होते, तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। वो कैसे करते हम लोग? देखो भाई, लेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लेंसेस ही तो हैं। आपने एक लेंस ही तो यहाँ पे यूज किया है बेटा, है ना, डाइवर्जिंग वाला, जो कि डाइवर्ज करा के सही जगह पे आपको इमेज बना के दे रहा है। आप ये सोचो कि इन भाई साहब का जो पॉइंट है जहां तक ये देख सकते हैं वो कितना है, 50 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं देख सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है इंफिनिटी में रखा हो, बहुत दूर में रखा हो, तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे चलो ठीक है भाई साहब, टेंशन मत लो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, इस लेंस का यूज करके, इन स्पेक्टेकल्स का यूज करके हम आपका इमेज जो है ना, इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज,
वो बना देंगे, कोई बात नहीं है, 50 सेंटीमीटर पे बना देंगे, टेंशन मत लो आप, ये बोलेंगे हम इनको, है ना बेटा, है ना बच्चों। हाँ ये काम वाम कर रहा है ना ठीक से, हाँ कर रहा है। तो मैंने क्या बोला सुने आप कि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है बट उसकी इमेज हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 सेंटीमीटर पे बना दें। बिल्कुल सही बात है। तो लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला 1/v और यहां पे आ जाता है -1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना प्यारे बच्चों। जी हाँ, अब देखिए v के जगह पे हम लोग बेटा 50 रख देंगे। इमेज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन एक्चुअली वो इन्फिनिटी पे है, तो ये चीज तो बेटा 0 हो जाएगी और यहां से आपको मिल जाएगा 1/f। अच्छा 1/f क्या होता है? पावर। 1/f क्या होता है? पावर। उसके लिए आपको इसको मीटर में रखना पड़ता है। 50 सेंटीमीटर में गिवन है ना, उसको आपको मीटर पे रखना पड़ेगा। तो आपका 1/f आया है 1/50 सेंटीमीटर है ये। इसको अगर आप पावर में चाहते हैं तो 1/f तो ठीक है, लेकिन इसको लिखिए मीटर पे यानी कि 0.5, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 डायप्टर। और आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब सारी प्रॉब्लम से हम लोग गुजर चुके हैं क्या? तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसी सवाल में आके इंटरनेट वगैरह चला गया था, अब सब कुछ वापस आ चुका है। इन भाई साहब को मायोपिया है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। इसी से हम समझ गए कि इसको ठीक करने के लिए हमें कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ेगी। फोकल लेंथ उसका नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी नेगेटिव होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखा कि नेगेटिव है, सही आंसर तुरंत बता दिया खट से कि बी होगा। लेकिन आपने पूछा सर अगर सभी में नेगेटिव होता तो कैसे सॉल्व करते? तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, नॉट टू वरी। अगर आप इंफिनिटी तक नहीं देख पा रहे हो, अगर आपकी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी हुई है, आप नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, इस लेंस की मदद से इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज 50 सेंटीमीटर पे हम आपको बना के दे देंगे। 50 तक तो आप देख पाते हो ना, तो आप इमेज देख लेना, खत्म हो गई बात। उसका इमेज आपको दिख जाएगा 50 पे, खत्म हो गई बात। तो इमेज का लोकेशन 50, ऑब्जेक्ट का लोकेशन इंफिनिटी, यहां से फोकल लेंथ आ गया और वहां से पावर आ गया। चलो अब थोड़ा फ्लो को वापस लाते हैं, है ना। सभी कठिनाइयों से, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के पश्चात आइए बेटा अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। दिल बना दीजिएगा एक बार जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ने को तैयार हो जाएं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आपने स्कूल में पक्का देखा होगा। ये कुछ नहीं होता, ये ऐसा बस एक लेंस होता है। सीआईडी देखा है तुमने? सीआईडी, डॉक्टर सालुंखे। तो डॉक्टर सालुंखे डेड बॉडी को ऐसे जब लेटी होते हैं ना डेड बॉडी, तो वो लेंस लेके ऐसे 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 देखते हैं और 2 मिनट में बता देते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। देखा होगा ना तुमने, इसी लेंस की मदद से बेटा। तो यही लेंस जो है ना वो आरोपियों को सजा तक पहुंचाता है, कोर्ट तक पहुंचाता है, उनको सजा होती है। तो सबसे पहले तो इस लेंस के लिए जोरदार तालियां बेटा कि ये डॉक्टर सालुंखे के हाथ में आया और उन्होंने पकड़ लिया कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, और उस इंसान को सजा हो गई जिसने ये घिनौना काम किया था। आप समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअली हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। इसी की वजह से न्याय व्यवस्था इस देश में सुचारू रूप से चल रही है बेटा। तो इसको एक बार तो सल्यूट मार दो। अब समझते हैं ये करता क्या है। सबसे पहले तो इसका सिंपल सा काम है मैग्नीफाई कर देना चीजों को। इसका सिंपल सा काम क्या है बेटा? इसका सिंपल सा काम है चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मैग्नीफाई कर देना। मैग्निफिकेशन इसका जो होता है वो आपको याद करना है। अब देखिए ध्यान से, अभी अभी आपने देखा कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को देखना है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो वो 25 सेंटीमीटर पे रखा हो तो आपको दिख जाएगा, और या तो वो इंफिनिटी पे रखा हो। 2 कंडीशन होती है ना, कि इमेज का फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हो जाए या फिर इमेज का फॉर्मेशन डी पे हो जाए। अगर डी पे रखा है ऑब्जेक्ट तो ऐसे देखना पड़ेगा तुमको, बिल्कुल नजरें गड़ा के। इसमें आईज पे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है, थोड़ी सी आंखों में ना दिक्कत होती है, अरे भाई इतने पास में हो, है ना, थोड़ी सी आंखों में दिक्कत होती है। लेकिन अगर वही चीज थोड़ी दूर रखी हुई है, इंफिनिटी पे रखी हुई है, इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, तो आंखों में स्ट्रेस कम पड़ता है, स्ट्रेन कम पड़ता है। अब तो तुम तो ठहरे बेटा नए जमाने के लोग, तुम ऐसे नहीं समझोगे। तुम ऐसे समझो कि तुम जब हॉल में, सिनेमा हॉल में जो कि बंद हो चुका है, मूवी देखने जाते हो तो तुम क्या प्रेफर करते हो? पीछे की सीट मिल जाए तुम्हें। पीछे की सीट मिल जाती है तो उसे स्क्रीन पे देखना आसान होता है, ज्यादा आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए, किसी को लेके उसको भी दिखाना चाहते हो, और सीट मिली है एकदम आगे की, फ्रंट रो की,
हालत खराब हो जाएगी बेटा। सलमान खान इधर दिखेंगे, कटरीना कैफ को देखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, और वो तो छोड़ो, ऐसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत पास में है ना, तो आंखों में स्ट्रेन भी काफी ज्यादा आपको पड़ता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है अगर आप देखना चाहते हैं। अच्छा, कॉर्नर सीट, हाँ यही मैं वेट कर रहा था, इसी का मैं वेट कर रहा था कि कोई तो नमूना होगा क्लास में जो बोलेगा नहीं सर हम तो कॉर्नर वाली सीट लेते हैं। बहुत आगे जाओगे, पीछे देखोगे तो बहुत डर लगेगा कि इतना आगे कैसे आ गए हम। अब ध्यान से सुनो, जोक्स अपार्ट, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो हमेशा इमेज फॉर्मेशन की दो कंडीशन। पहली कंडीशन कि इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। और दूसरी कंडीशन, इमेज बन रहा है टेक्निकली इंफिनिटी पे, इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, इसका मतलब है लार्ज डिस्टेंस, और उस टाइम पे है ना आपकी आंखों में स्ट्रेन सबसे कम पड़ता है। तो यहां पे आप बोल लीजिए लीस्ट स्ट्रेन्ड रहती है आपकी आईज, है ना। क्या लिख दिया मैंने, लीस्ट स्ट्रेन्ड लिखना था मेरे को, लीस्ट स्ट्रेन रहती है आपकी आईज, और यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन आपको होता है। जो याद रखने वाली चीज है ना वो ये है कि मैग्निफिकेशन इस वाले केस में 1+d/f के बराबर आता है। d पे अगर आपका इमेज बनता है ना 25 सेंटीमीटर पे, तो मैग्निफिकेशन 1+d/f, और अगर इंफिनिटी पे बनाते हो ना बेटा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ d/f। फॉर्मूला है, याद रखना है, इमोशनल नहीं होना है, याद रखना है फॉर्मूले को, और उसके बाद सवाल सॉल्व करने हैं डायरेक्ट। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कौन से केस में आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, सोचो तो जरा, सोचो जरा सोचो। पहले वाले केस में ज्यादा मैग्निफिकेशन है, दूसरे वाले में सिर्फ d/f है, पहले वाले में 1+d/f है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पास में रखी हुई चीज तो बड़ी बड़ी दिखेगी, एकदम फ्रंट रो में बैठ के देख रहे हो सलमान खान अंकल, बड़े से दिखेंगे, एकदम एकदम बड़े से, है ना। जितने उनकी बाइसेप्स होंगे उतने का तो तुम्हारा सर होगा पूरा का पूरा, इतने बड़े दिखाई देंगे वो। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल रहा है बेसिकली अगर बहुत पास में है तो यहां पे मैग्निफिकेशन तो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन आंखों को कष्ट थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पे मैग्निफिकेशन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आंखें आपकी लीस्ट स्ट्रेन्ड होती हैं, आसानी से आप चीजों को देख पाते हो। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊंगा जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में और थोड़ा अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, नीट की डेट आ गई है, अगर सच सच न्यूज है ना, अगर तो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है अंदर से, मतलब अगर सच न्यूज है तो। अब सेशन छोड़ के चले मत जाना पता करने, सब बता रहे हैं कि आ गई है तो आई गई होगी। तो यार सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले भगवान का, उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं इस देश के उन सभी का, और जो मिनिस्टर चले गए उनका भी। ठीक है, 12 सितंबर आप लोग बता रहे हैं, पिछले साल 13 सितंबर को हुआ था। वेरी गुड, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। अब तो मजा आएगा, है ना बेटा, अब तो बहुत मजा आएगा। तो यार बहुत अच्छी बात है ये तो, आज तो मतलब मंदिर जाने वाली बात हो गई। बहुत खुशी हो रही है आपके लिए कि आपकी टेंशन अब बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। अब और ज्यादा जोश से पढ़ना है ना बेटा, और ज्यादा जोर लगा दो, क्योंकि अब डेट आपके सामने है। वैसे मैं सच बताऊं ना तो आपको पता था कि सितंबर में होना है एग्जाम, आपको ये पता था ना कि अगस्त में तो नहीं हो सकता, पता तो सबको था कि सितंबर में ही होना है, बट फिर भी एक एंजाइटी रहती है मन में कि यार ठीक है सितंबर में होना है तो बताओ तो सही, एक बार बोलो तो सही कि सही में सितंबर, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ऐसा हम कह रहे थे एचआरडी मिनिस्ट्री को कि तुम्हारे मुंह से बोल दो यार वही बात। वो होता है ना रिलेशनशिप में, मतलब पति पत्नी के बीच वाला आप एग्जाम्पल ले लो कि पति कहता है मुझे पता तो है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना था। तो बस वही सिचुएशन थी, हमें पता तो था सितंबर में होगा, एक बार मुंह से सुनना चाहते थे। तो बेटा आज सुन लिया है ना, सुन लिया आज, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नीट कभी भी हो सिलेक्शन तो पढ़ने वाले का ही होगा, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, और आ जाइए अब करते हैं पढ़ाई। वाह वाह, राइम भी हो गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पागल बना रहे हैं सब। अगर ये न्यूज झूठी निकली ना, मैं एक बार तुरंत चेक कर लेता हूं अभी के अभी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीट 2021 टू बी कंडक्टेड ऑन September 12, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 12 जुलाई। सही है बेटा, सही है।
सही है, सही है, सही है। एनडीटीवी का भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, सारे न्यूज़ में आ रहा है ना। 15 मिनट पहले खबर आई है। बस ये हमारा इंतजार ही कर रहे थे, ये बस मेरा वेट कर रहे थे कि गौरव सर जैसे ही लाइव आके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे ना, उसी दिन फिर अपन नीट का डेट जो है रिलीज कर देंगे। तो अपन पढ़ा दिया अपन ने और ये रिलीज कर चुके हैं। चलो अपन वापस आते हैं ना। एंजाइटी नहीं बिल्कुल भी बेटा, मोटिवेशन बिल्कुल हाई। हमेशा अपने आप को बताना कि सिलेक्शन तो मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सब पढ़ रहे हैं ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा तो होगा सिलेक्शन। ये अपने आप को बताना बहुत जरूरी है, हर दिन हर पल, और खूब मेहनत करनी है। अब तो एंजाइटी का सवाल भी खत्म हो चुका है। 12 जुलाई से दे आर सेइंग, है ना, कि फॉर्म आ जाएंगे आपके, मतलब आज से ही, और 12 सितंबर से आपका एग्जाम। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एफर्ट लगाइए, करके दिखाइए। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो टाइप के मैग्निफिकेशन हो गए। एक हो गया 1+d/f, एक हो गया सिर्फ और सिर्फ d/f, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और अच्छा मैग्निफिकेशन देने का काम करता है। कैसे? देखिए बेटा, मान लीजिए अगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या ये d/f था। मान लो अगर इंफिनिटी वाले केस की बात करता हूं, इमेज एट इंफिनिटी, d/f। डी को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, जनरली हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि मुझे मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा मैग्निफिकेशन तो मुझे कैसे दे पाओगे, तुम फोकल लेंथ को कम करके दे पाओगे। अगर फोकल लेंथ कम कर दिया तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन फोकल लेंथ को आप कितना कम कर लेंगे भाई, लिमिटेशन तो है कुछ। फोकल लेंथ को कम करने के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बहुत आप कर भी लोगे, लेकिन डिजाइन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाओगे, मतलब डिजाइन रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो फोकल लेंथ को बहुत कम करना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि हमारा मतलब यह हुआ कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना बेटा, इसकी फोकल लेंथ को मैं एक लिमिट के बाद कम नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि मैं फोकल लेंथ को कम नहीं कर पाऊंगा तो मैं मैग्निफिकेशन को नहीं बढ़ा पाऊंगा। बट मुझे अगर बहुत सारा मैग्निफिकेशन चाहिए, है ना, एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है, प्याज की झिल्ली का स्ट्रक्चर देखना है, जो आपने देखा होगा सेल्स का स्ट्रक्चर, तो यार ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखता है। फिर हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस पाए जाते हैं। एक लेंस यहां पे होता है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, और एक लेंस उसके आगे होता है जो कि आईपीस लेंस कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है। अब ध्यान से सुनना ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहां पे हम डबल स्टेज में मैग्निफिकेशन करते हैं। देखो कैसे हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, और ये आईपीस। वो तुमने माइक्रोस्कोप स्कूल में देखा होगा ना, एक तुम आंख लगाते हो जहां पे, वहां पे एक लेंस होता है, तो वो आईपीस का लेंस कहलाता है। फिर जहां पे वो ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्लाइड रखते हैं, वहां पे भी छोटे छोटे लेंसेस होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट के पास वाला ऑब्जेक्टिव, आंखों के पास वाला आईपीस, दो लेंस हो गए। सबसे पहले बेटा ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना ना, जो मैं कह रहा हूं ना बहुत अच्छे से सुनना। तो यहां पे हम सबसे पहले बच्चों एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका मैग्नीफाइड इमेज हमें देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कहते हैं भाई थोड़ा मैग्नीफाई करके दे दे जरा इसको। तो लेंस कहता है मेरा तो काम ही यही है, बचपन से यही कर रहा हूं, चलो कर देता हूं। तो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, UO। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U कहते हैं, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है वो। अरे ऑब्जेक्ट तो किसी का भी हो सकता है ना, उसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है UO डिस्टेंस पे है। तो यहां से बढ़िया डुग 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 रेज ऐसे चलेंगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे रेज आगे जाएंगी, आगे जाके ऐसे हो सकता है कन्वर्ज हो जाएंगी, है ना बेटा। ऐसे मान लो ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, यहां से एक रेज आएगी ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट सीधी चली जाएगी। तो बेटा पहले ना आपको एक यहां पे इमेज मिल जाएगी। ये इमेज किसने बनाया, सोचो। ये इमेज बनाया है ऑब्जेक्टिव लेंस ने। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम ये है कि ये पहले ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर देता है, थोड़ा मैग्नीफाई कर देता है। अब सुनना, ये जो इमेज बनी ना बेटा H' हाइट की, वो देखो थोड़ी सी लंबी बनी है ऑब्जेक्ट से, थोड़ी सी लंबी, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन हो गया है ऑलरेडी। इस इमेज को हम बोलते हैं आई पीस का ऑब्जेक्ट।
ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज बनाई वो दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है ना। तो ये जो इमेज बनाई ये इसने बनाई, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके पास जाते हैं, बोलते हैं भैया मैग्निफिकेशन कर दो इसका थोड़ा। तो यार हमने ना 2 बार मैग्नीफाई कर लिया। ये आप लोग भी करते हो लाइफ में, आप याद रखना, आप भी ये करते हो। आपको जैसे मम्मी पापा दोनों से पैसे निकलवाने हैं, राइट? तो आप पापा को जाके पहले बोलते हो, पापा पापा स्कूल वालों ने ना 500 रुपए मंगाए हैं किसी चीज के लिए, कुछ तो है उनका, मतलब कोई तो फंक्शन आने वाला है, उसके लिए दे दो। तो पापा बोलते हैं 500 थोड़ी ना देना है, 200 रुपए ले ले तू मेरे से। तो आपके पास पहले तो कुछ नहीं था, पापा से आपने पहले ही 200 ले लिया। 200 ले लिया, बहुत स्मार्ट हो। 200 जेब में डाले, अब मम्मी के पास जाते हो, मम्मी स्कूल में फंक्शन है, थोड़ा दे दो कुछ, है ना, वहां पे देना है, कुछ मंगाया स्कूल वालों ने। मम्मी ने 300 और दे दिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डबल मैग्निफिकेशन, 200 और 300 500। भाई साहब दिमाग लगाया आपने। तो यहां पे भी यही है, पहले ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से मैग्नीफाई करवा लो, फिर वही इमेज लेके जाओ आईपीस के पास, उससे भी खुद से मैग्नीफाई करवा लो, डबल मैग्निफिकेशन हो जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? डबल मैग्निफिकेशन, यस। जो नेट मैग्निफिकेशन मिलता है ना बच्चों, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिलता है ना बेटा, इट इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। समझ रहे हो आप मेरी बात? नेट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अब जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत ही मैग्निफिसेंट होगा। मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हो तो मैग्निफिसेंट चीज पढ़ाता हूं तुमको। देखो बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं VO कह रहा हूं, तुम समझ गया VO क्यों कह रहा हूं। भाई V का मतलब इमेज का लोकेशन, और O का मतलब किसकी इमेज है? ये ऑब्जेक्टिव ने जो फॉर्म करी है। सही लिखा है VO? हाँ। अब देखना ध्यान से, UO है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, VO है इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से। इमेज हमारी यहां पे है, हम जाते हैं आईपीस के पास और कहते हैं भैया इस इमेज को मैग्नीफाई कर दीजिए। तो आईपीस आपसे क्या पूछेगा पता है? पूछेगा अच्छा ठीक है मैं मैग्नीफाई तो कर दूंगा, बट ये बता कि तेरे को फाइनल इमेज कहां चाहिए। फाइनल इमेज कहां चाहिए? 2 कंडीशन होते हैं, या तो डी पे चाहिए या तो इंफिनिटी पे चाहिए। तो तुम बोले वैसे तो हमको दोनों चाहिए, बट पहले तुम बोलते हो भैया इंफिनिटी पे बना दो फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां बना दो? इंफिनिटी पे बना दो। अब जरा सोचो, अगर कोई लेंस है जो इमेज इंफिनिटी पे बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा पता है? उसके फोकस पे। सोचो, अरे भैया सोचो, सोचने की चीज है ये। आप आईपीस को कह रहे हो कि फाइनल इमेज मेरे को इंफिनिटी पे दे दे भाई, इंफिनिटी पे। तो आईपीस क्या बोलेगा? मैं इंफिनिटी पे तो दे दूंगा, तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है ना उसको मेरे फोकस पे रख दो। फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी पे इमेज मिलती है, ये तो सबको पता होगा। फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इमेज आपको इंफिनिटी पे देगा लेंस। हाँ, यानी कि अगर मुझे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो बताइए बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर होगा क्या? सोचने वाली बात है भाई, अच्छी बात पढ़ा रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीज। इंफिनिटी पे इमेज चाहिए, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, और इस नमूने का ऑब्जेक्ट तो यही है, आईपीस का ऑब्जेक्ट तो यही है बेटा। इसको कहते हैं ट्यूब लेंथ। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना उसको कहते हैं ट्यूब लेंथ। अब यहां कई बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि उनको डायग्राम ही पता नहीं होता, उनको कंडीशन ही पता नहीं होती, तो कहां से होगी क्लैरिटी? तो ये है आपकी ट्यूब लेंथ VO, यानी कि इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई, प्लस FE यानी कि आईपीस का फोकल लेंथ। और क्यों है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर? क्योंकि आईपीस फाइनल इमेज इंफिनिटी पे दे रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होना चाहिए। तो लो रखा तो है फोकस पे। अरे मजा आया, मजा आया। ट्यूब लेंथ का कंसेप्ट समझ में आया? जी हाँ। अब आईपीस बोलेगा बहुत बढ़िया, तुमने रख दिया ना मेरे फोकस पे ऑब्जेक्ट को। हमने बोला हाँ, अब मैं दूंगा तुम्हें इमेज इंफिनिटी पे। मैंने बोला दे दो दे दो दे दो, आ जाओ। तो यहाँ से रे मान लो ऐसे गई, मान लो ये रे ऐसे निकल ली, यहाँ से रे एक ऐसे गई, मान लो ये ऐसे निकल ली, ये दोनों पैरेलल रेस, ये इधर जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके टकराएंगी, तो आपको इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी। यहाँ आप ऑब्जर्वर बन के बैठे हुए हो। भाई सिंप्लीफिकेशन एट इट्स बेस्ट, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को सीखते हो ना, आपको माइक्रोस्कोप की पूरी फील आती है बिल्कुल यहाँ पे बेटा। और अगर फील आ गई तो एक दिल बना दो, क्योंकि तुम मुझे फील दो,
नहीं तो मुझे दिल दो, मैं तुम्हें फील दूंगा। तो फील तुमको आ गई है। ट्यूब लेंथ क्लियर हो गया, ट्यूब लेंथ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। अब बेटा एक कहानी में ट्विस्ट है, प्लॉट ट्विस्ट। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये जो आईपीस है ना जिसको हमने आंखों में लगा रखा है, ये एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप है हमारा। ये एक्चुअली हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप आप ऐसे आंखों में लगाते थे, डॉक्टर सालुंखे वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, वो वही चीज है आईपीस वाला। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ एक और लेंस लगाया गया है और वो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला। तो बेटा अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूंगा ना तो देखो क्या लिखूंगा, एम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू, वी बाई यू। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना तो वी ओ अपॉन यू ओ नहीं हो जाएगा। सही तो कह रहे हैं, सोचो जरा। ऑब्जेक्टिव वी ओ यू ओ, वी ओ अपॉन यू ओ, खत्म। वी बाई यू तो होता है मैग्निफिकेशन, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और अभी अभी पता चला है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि आईपीस तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो अगर इमेज इंफिनिटी पे बनती है, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन d अपॉन एफ होता है। अच्छा, d अपॉन एफ होता है, तो यहां भी वही होगा, यहां थोड़ी ना अलग हो जाएगा, d अपॉन एफ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आईपीस है तो एफ ही लिख लेंगे। डन एंड डस्टेड है बेटा, हिला दिया एकदम, खत्म। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पानी पानी हो चुका है। उसके बैकग्राउंड में गाने चल रहे बेटा, मैं पानी पानी हो गई, है ना। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो मैग्निफिकेशन क्लियर है सर, ये वाला एकदम क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन आपने, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे बेटा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हल्का सा तेज कर देंगे, क्योंकि सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन वही हुआ, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस है वी ओ, सॉरी यू ओ, माई बैड, यू ओ इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने बोला पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस को कि थोड़ा मैग्नीफाई कर दो भाई, तो इसने कर दिया मैग्नीफाई, ये लो। हमने बोला मैग्नीफाई कर दो भाई, इसने कर दिया मैग्नीफाई। आज सब कुछ राइम हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज दिल शायराना 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 लगता है। वीओ, अरे बात समझ में आ गई। खुशी है बेटा, नीट का डेट आ गया ना, इसकी खुशी है बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को इतनी एंजाइटी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, रोज इतने हजारों मैसेज आते थे कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अब मैं हम आपको जो बताएंगे ना, अब जो स्ट्रैटेजी देंगे ना, चुपचाप फॉलो करना बस, क्योंकि डेट दिखाई दे रहा है आपको, एंड गोल दिखाई दे रहा है, आपके सामने क्लियर पिक्चर है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस अब आप हमारी सुनते जाओ और मचाते जाओ, है ना। देखो भाई, तो पहला स्टेप का मैग्निफिकेशन क्लियर है। ऑब्जेक्टिव को हमने बोला कि भाई मैग्नीफाई कर दे, उसने कर दिया, वीओ डिस्टेंस पे बना के दे दी इमेज। अब हम फिर से गए आईपीस के पास, आईपीस को कहते हैं भैया एक और मैग्निफिकेशन कर दो प्लीज, एक और मैग्निफिकेशन कर दो भैया प्लीज। कहता है कहां चाहते हो फाइनल इमेज। तो हमने बोला अच्छा, पिछली बार तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनवाई थी, इस बार डी पे बनवा लेते हैं। तो हमने बोला फाइनल इमेज डी पे बना दो भैया। तो ये डी पे जब इमेज बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो मान लो एक रे ऐसे गई, मान लो एक रे ऐसे गई, है ना, ये कन्वर्ज होके ऐसे गई, तो मान लो इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक का, ये डी हो जाएगा। ये आपकी फाइनल इमेज है, ये आपकी बेटा फाइनल इमेज है, एच डबल डैश लिख लीजिए आप, ये फाइनल इमेज है। तो पिछली बार फाइनल इमेज कहां पे बनी थी, इंफिनिटी पे। इस बार फाइनल इमेज कहां पे बनी है बेटा, डी पे। पिछली बार ट्यूब लेंथ का एक प्रॉपर फॉर्मूला निकल के आया था जो फिक्स है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमने पता किया था ये एफ के बराबर होगा, क्योंकि एफ पे रखने से ही तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी, तो ये एफ के बारे में हमें पता था, तो ट्यूब लेंथ निकाल लिया वीओ प्लस एफ। यहां पे ना आपको डायरेक्ट वो नहीं दिखाई देता है, हालांकि अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपको इस केस में भी ट्यूब लेंथ निकालना सिखा सकता हूं। एक्चुअली वो ट्यूब लेंथ कैसे आता है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। देखो तो ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस है क्या, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, वही तो बात हो गई। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा वीओ प्लस यूई, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेप बढ़ जाता है कि ये जो यूई है ना गिवन नहीं होता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें फायदा ये था कि एफ डायरेक्टली गिवन होता है, तो बस वीओ निकालो, एफ जोड़ दो, ट्यूब लेंथ आ जाता है। यहां पे वीओ निकालने के साथ साथ यूई भी निकालना पड़ेगा।
एक एक स्टेप समझा दूंगा, ट्यूब लेंथ वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस तुम बस टेंशन मत लिया करो बेटा, है ना। यहां पे कोई फिक्स ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बन के आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यूई और वीओ के टर्म्स में आ रहा है, दोनों चीजें निकाली जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्यूब लेंथ को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं, है ना। अब आइए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए मैग्निफिकेशन यहां पे भी वही हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा सर वही अपना वीओ अपॉन यूओ, और आईपीस का क्या हो जाएगा बच्चे? डी पे बन रहा है इमेज, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दिल बना दो फटाफट। डिफरेंस बस इतना सा है कि पिछले वाले केस में जब इमेज इंफिनिटी पे हमने बनवाई थी तो यहां पे डी बाई एफ ई आया था, क्योंकि इंफिनिटी पे सिंपल माइक्रोस्कोप का डी बाई एफ होता है। लेकिन जब हमने डी पे बनाया फाइनल इमेज, डी डिस्टेंस पे, तो यहां पे 1 प्लस डी बाई एफ ई आ गया। एक सवाल करें बढ़िया सा मजेदार, करें? बता दो यार, चैट बॉक्स में बताओ, एक मस्त सवाल करें, ऐसा सवाल जिसको थोड़े समय तक करेंगे अपन, मतलब उसका धुआं उड़ा देंगे, मतलब ऐसे धुआं धागा खोल देंगे, बोलते हैं ना वीटी सर, वैसा कुछ, सब कुछ, मतलब उसमें क्या क्या नहीं निकाला जा सकता बेटा, सब निकाला जा सकता। तुम देखो बस सवाल, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका आई पीस, बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सवाल अगर तुम पूरा देख लोगे, ढंग से देख लोगे, और थ्योरी तो तुमने देखी रखी है अभी 5-10 मिनट जो चली है, तुमसे माइक्रोस्कोप का सवाल नहीं रुकेगा, ये याद रखना, ये अपने आप में इतना पावरफुल है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। देखो भाई, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 10, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4। बढ़िया फोकस करिए, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ओहो, आहा, ये ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस कह रहा है ऑब्जेक्ट का? 5। याद आया, हम ऑब्जेक्ट रखते थे ऑब्जेक्टिव के पास, और ऑब्जेक्टिव को बोलते थे भैया थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दो, फिर बाद में और करवा लेंगे आगे जाके, थोड़ा कर दो प्लीज कर दो। ये वही वाला ऑब्जेक्ट है, 5 पे रखा है बेटा। फाइनल इमेज का फॉर्मेशन वो चाहता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, और इन्होंने कैपिटल डी की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। फाइनल इमेज कहां पे चाहिए? डी पे। आपसे क्या पूछा गया है? मैग्निफिकेशन, बट मैं इस क्वेश्चन पे पूरी पीएचडी करवा दूंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि जितना पूछा है उतना कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। देखो भाई, तो सर मैग्निफिकेशन होता है इस केस में VO अपॉन UO, और फाइनल इमेज तो डी पे बना है, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला तो याद है ना बेटा। अगर यही चीज इंफिनिटी पे बनती तो हम लिखते VO बाई UO डी बाई एफ ई, लेकिन क्योंकि ये डी पे बन रहा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। आपको डी गिवन है 20, राइट। आपको एफ ई गिवन है बेटा कितना? 10। आपको यूओ गिवन है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये गिवन है। देखो 5 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। जो चीज गिवन नहीं है वो है वीओ। वीओ याद आया? इसको हम बोलते थे ना कि भैया इमेज बना दो, तो ये वीओ डिस्टेंस पे बनाता था, ये नहीं पता है मुझे। अब इस फॉर्मूले में सब गिवन है, सिर्फ वीओ गिवन नहीं है। आइए वीओ निकालना सीखते हैं। वीओ कैसे निकालेंगे? तो वीओ आप ऐसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन वी, है ना, माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ, बराबर 1 अपॉन एफ। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि जितना आपसे पूछा गया है सवाल में वो कैसे सॉल्व होगा। बाद में इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करने वाला हूं मैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहीं से आज ही मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि वीओ का फॉर्मूला ऐसा बन जाता है UOFO अपॉन UO प्लस FO। याद है ना, V बराबर UF अपॉन U प्लस F। साइड चेंज, पक्षांतर खत्म। आइए सबकी वैल्यूज यहां पे डालते हैं, सबकी वैल्यूज यहां पे डालते हैं। तो ये अपना लेंस था ऑब्जेक्टिव वाला, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, 5 सेंटीमीटर की यहां से दूरी गिवन है। जो इंसिडेंट रे है वो आगे की तरफ जाएगी, तो राइट वर्ड्स अपना बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ना, सही चल रहा है ना। अब हम पूछेंगे ऑप्टिकल सेंटर से कि ऑप्टिकल सेंटर ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है तुम्हारे से, किधर रखा हुआ है? तो ये बोलेगा लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है ना बेटा। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -5 लिया जाना चाहिए? मानना चाहिए आपको, है ना यार। साइन कन्वेंशन है राइट वर्ड्स पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पीछे की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा, -5। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पे लिखा -5। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ
4 गिवन है, देख लो भाई 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे आ गया 4, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है। नीचे फिर से आ जाएगा, देखो -5 + 4, बेटा वीओ कितना आया, बेटा वीओ कितना आया, -20 अपॉन -1, 20 सेंटीमीटर आया, सभी का आया 20 सेंटीमीटर। यस, यानी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव से एक इमेज बनवाई, इंटरमीडिएट वाली इमेज, वो वीओ बराबर 20 सेंटीमीटर पे फ्रेम हुई है, इस ऑब्जेक्टिव से 20 सेंटीमीटर आगे बनी है। बहुत बढ़िया। अब देखो मैग्निफिकेशन तुरंत आ जाएगा, जितना इस सवाल में बोला गया है वो निकालना बहुत आसान है, वीओ बस निकालना था। अब देखो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, तो वीओ की वैल्यू 20, यूओ का मैग्नीट्यूड डाल दो बस 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है। 1 + डी की वैल्यू देखो 20 गिवन है, वैसे तो 25 होता है, यहाँ पे 20 गिवन है, जो गिवन है वही लेंगे। एग्जामिनर से पंगा नहीं लेना है, जो बोल रहा है वो कर दो। डी को 20 बोल रहा है, 20 लिख दो। एफई कहाँ गया, 10, तो ये हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 20 × 3 60, 60 अपॉन 5 12, 12 इज द आंसर। कितने लोगों का आंसर आया बेटा 12? देखो मैग्निफिकेशन में ना माइनस प्लस का इतना मत सोचा करो, मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दो। बाकी नेगेटिव आएगा, मैं मानता हूं। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि देख लो ना, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज उल्टी बनती है फाइनल वाली, तो नेगेटिव तो आना है। और आप अगर साइन के साथ रखेंगे तो आपको नेगेटिव दिखाई भी देगा, बट आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है, तो 12 इज द आंसर। यार एक बार दिल बनाओ तो बेटा, क्योंकि तुम्हारे दिल देख के मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि क्या मैं इसी क्वेश्चन में पूरी पीएचडी करा सकता हूं अपने बच्चों को। अगर तुम दिल बनाते हो तो मैं कराऊंगा, बनाओ फटाफट। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक सर ने क्या बोला, देखिए अभी तक सर ने बोला कि भैया ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अब पूरी पीएचडी यहां ये सीख लिया, माइक्रोस्कोप ढंग से सीख लिया, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं रह जाएगी फिर। तो हमने बोला बेटा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फिर हमने खूब दिमाग लगाया, फॉर्मूला लगाया, तो वीओ निकल के आया कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। सही कह रहा हूं, वीओ कितना निकल के आया है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, जहां पे पहली इमेज बन रही है ना हमारी इंटरमीडिएट वाली, वो 20 सेंटीमीटर बन रही है। अब मैं आपको अगर इसी सवाल में ट्यूब लेंथ पूछ लेता कि बताओ ट्यूब लेंथ कितना है, तो कैसे बताते, वो सवाल करवाता हूं। अच्छा, ये इंफिनिटी वाला केस नहीं है, फाइनल इमेज कहां बन रही है, डी पे, तो ये इंफिनिटी वाला केस नहीं है। इंफिनिटी वाला केस होता है तो ट्यूब लेंथ बहुत आसान है, इंफिनिटी वाले केस में तो VO + FE हो जाता है। तो इंफिनिटी वाला केस अगर होता तो VO + FE हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको बताया मैंने। क्योंकि इंफिनिटी पे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को FE पे रखना पड़ता है, आई पीस के फोकल लेंथ पे रखना पड़ता है। ये वो सिचुएशन नहीं है सैडली, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं ना कैसे होगा। देखिए अब आप जरा आई पीस पे फोकस करिएगा, आई पीस वाले लेंस पे फोकस करिएगा। इसका फोकल लेंथ आई थिंक हमें 10 गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर 10 गिवन है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब आगे बताओ सर क्या करना चाहते हो। इसका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 10 गिवन है। हमने आई पीस को बोला कहां पे इमेज बनाने, डी पे, तो इसके लिए इंसिडेंट रेस तो इधर है, लेकिन फाइनल इमेज कहां पे बन रही है बेटा, डी पे बन रही है, डी पे। अच्छा डी का मतलब कितना, 20, यहां पे 20 गिवन है भाई। क्या मैं कह सकता हूं इमेज के लोकेशन का मैग्नीट्यूड, इमेज जहां बना रहा है आईपीस, क्या वो मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर है? अरे तुम तो बस मैग्नीट्यूड देखो भाई, तुम बस मैग्नीट्यूड देखो फिलहाल, 20 सेंटीमीटर है या नहीं ये बताओ मुझे। बिल्कुल है सर, 20 सेंटीमीटर है सर। इसके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या तुम ये निकाल लोगे कि इसका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा होगा, UE निकाल लोगे, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, निकाल लेंगे। और अगर UE निकाल लिया यहां से, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 20 + UE, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ द ट्यूब। दिल बनाओ अगर मजा आया सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव से VO निकाल सकते हैं। VO निकालने के बाद आपको यह पता है कि आईपीस अपना फाइनल इमेज डी पे बना रहा है। अगर आईपीस इमेज डी पे बना रहा है, उसका फोकल लेंथ गिवन है, तो क्या मैं ये पता नहीं कर सकता कि उसका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। तो यही तो है उसका ऑब्जेक्ट, तो यही डिस्टेंस तो चाहिए ट्यूब लेंथ निकालने के लिए कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस कितना है।
करके बताओगे कितना आ रहा है? करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। तो यहां से आप लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हमें यहाँ पे u निकालना है, ue निकालना है। तो देखो 1/u का फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/f। अरे पक्षांतर किया भाई, साइड चेंज किया है बस। अब v की वैल्यू और f की वैल्यू डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, v माइनस f भी लिख सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, f माइनस v ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे v की वैल्यू डाल दीजिए, f की वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यूज डालते ही आपका आंसर आ जाएगा। डाला, डाल के देखा, vf हो गया नीचे एलसीएम, f इधर आया, v इधर गया, f माइनस v। अच्छा, थोड़ा साइन कन्वेंशन भी देख लो। इंसिडेंट रेस तो इधर गई है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रेस तो इधर गई है, तो इधर पॉजिटिव होगा, लेकिन इमेज पीछे की तरफ बनी है तो इमेज का लोकेशन तो नेगेटिव होगा। अरे समझे, इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है बट इमेज तो पीछे की तरफ बन रही है, तो ये जो इमेज का लोकेशन है ना v, उसको आपको माइनस रखना है। तो आपका आंसर आएगा ue का -20 जो कि इमेज का लोकेशन है, इंटू 10 जो कि फोकल लेंथ है, डिवाइडेड बाई f की वैल्यू 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 20 है ना भाई, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और v ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आपका आंसर आना चाहिए -200 डिवाइडेड बाई 30। चेक करो तो बेटा यही आ रहा है, तो -20/3 इज द ue का वैल्यू। और देखो ue भी नेगेटिव आया है क्योंकि वो भी पीछे की तरफ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पीछे की तरफ आया है वो भी। अब बस खत्म है सवाल, ue को v के साथ जोड़ दो, इसके साथ ये 20 प्लस ये कर दो आप। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ना भाई, इस माइनस का सिर्फ साइन कन्वेंशन का मतलब है, टोटल ट्यूब लेंथ निकालने के लिए 20 प्लस 20/3 करना है। ये मत कर देना कि अच्छा सर ue तो नेगेटिव आया था, माइनस करेंगे ना सर। भाई वो तो लेंथ है ना, यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 20/3 है, माइनस तो बस ये बता रहा है कि आईपीस के लेफ्ट की तरफ है, वो उसका काम तो उतना ही था ना, साइन कन्वेंशन। यस, तो 20 प्लस 20/3। भाई ये बहुत अच्छा सवाल था। अगर बेटा पहली बार ऐसा सवाल आप कर रहे थे और थोड़ा भी डाउट आया है ना, दोबारा एक बार पक्का देखना। 60 और 20 80/3। बहुत सारे बच्चों का मैंने आंसर देखा था 80/3, मैंने बहुत सारे बच्चों का आंसर देखा था 80/3। तालियां बनती है तुम्हारे लिए, अमेजिंग जॉब, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू। हमारे सवाल में सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा गया था, जिसका आंसर 12 तो हम कब का निकाल चुके हैं। अभी तो हम ये देख रहे थे कि अगर ट्यूब लेंथ पूछा होता तो कैसे निकालते। यार दिल बना दो अगर मजा आया तो, बहुत मेहनत से, बहुत प्यारा टॉपिक, एकदम प्यार से पढ़ाया बेटा, है ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। वीओ निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस में फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस का वीओ आ जाता है। उसके बाद यह सोचना होता है कि आईपीस क्या हरकत कर रहा है। अगर आईपीस फाइनल इमेज डी पे बना रहा है, तो आपको इमेज की लोकेशन पता है डी के बराबर, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकाल लो। ऑब्जेक्ट का लोकेशन यही तो होता है यूई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये निकाल लो, ये निकाल लो, जोड़ दो दोनों को। ये तब करते हैं जब फाइनल इमेज डी पे बनती है। यहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं कि फाइनल इमेज डी पे नहीं बल्कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, आपसे छोटा सा सवाल, वीओ में कोई फर्क आएगा? वीओ जो तुमने 20 निकाला था उसमें कोई फर्क आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। फाइनल इमेज का जिम्मेदारी आईपीस के पास है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो अभी भी ऑब्जेक्ट -5 पे रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ अभी भी 4 ही है, तो वीओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले आप अपनी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाइए चाहे आप डी पे बनाइए, वो जिम्मेदारी आईपीस के पास है, वो आईपीस के पास ही छोड़ दो भाई, ऑब्जेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है, तो वीओ तो सेम आएगा। लेकिन अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है इसी सवाल में तो मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा। मैग्निफिकेशन विल बी वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ। थोड़ा कम आएगा मैग्निफिकेशन, कितना आएगा देखिए, वीओ की वैल्यू 20, यूओ की वैल्यू 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बेटा, डी भी 20 गिवन है, फोकल लेंथ अब यहां पे आईपीस का आता है आपको पता है, तो वो 10 हो गया, 40/5 8। मैग्निफिकेशन कम हो गया, उसमें 12 आया था डी वाले केस में, यहां पे 8 आया है। ट्यूब लेंथ, सर इसका ट्यूब लेंथ आसान है, इसके ट्यूब लेंथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, याद है, इसका ट्यूब लेंथ बहुत आसान है बेटा। तो इंफिनिटी वाले केस में ट्यूब लेंथ के लिए
बस VO निकालो। और क्योंकि फाइनाइट इमेज इन्फिनिटी पे है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ये वाला, ये फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होना चाहिए, आई पीस के फोकस पे, तो वो वाला डिस्टेंस जो आप यूई यूई तब से निकाल रहे थे ना, उई उई कर रहे थे ना, ये उई जो है FE के बराबर हो जाता है और FE गिवन होता है, खत्म। तो इसमें एक स्टेप बच जाता है। अगर इन्फिनिटी है और ट्यूब लेंथ निकालना है तो एक स्टेप आपका बच जाएगा, थोड़ा समय आपको कम लगेगा। बाकी ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला V ऑब्जेक्टिव प्लस क्या था, FE। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 20 प्लस 10 था ना आई पीस का, हाँ तो 30। पिछले बार आपका आया था 80/3। 80/3 कितना होता है बेटा, 3 2 जा 6 और 18 है ना, हाँ ये कुछ 26 टाइप कुछ आ रहा होगा ये, है ना 26.66 पहले का ट्यूब लेंथ। अब ट्यूब लेंथ आ रहा है बेटा 30। इस सवाल को एक बार और खुद से सॉल्व करना, क्योंकि अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसमें इंफिनिटी वाला केस भी हो गया, एट D वाला केस भी हो गया, दोनों का मैग्निफिकेशन हो गया, दोनों का ट्यूब लेंथ हो गया। ट्यूब लेंथ इंफिनिटी वाले केस में बहुत आसान है, ट्यूब लेंथ दूसरे वाले केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उई सा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यू ही निकालना पड़ता है ना, उई निकालना पड़ता है, बस उतना निकालना कर लो, हो गया। बाकी है पूरा लेंस फॉर्मूला। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, आप भी 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेम सीरीज फॉर अदर यूनिट्स ऑल्सो, डेफिनेटली, पक्का, प्रॉमिस, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तुमको सब मिलेगा बेटा, तुम टेंशन मत लेना इस बात की बिल्कुल भी, है ना। अच्छा, कल एक 11 बजे जो सेशन है ना, उसमें भी हम प्लेन मिरर से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्लेन मिरर तो हम एकदम लास्ट में करेंगे। वो सेशन स्टार्ट होगा सीधा रिफ्रैक्शन और प्रिज्म के साथ। प्रिज्म में डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, थिन प्रिज्म, जितने भी टॉपिक्स ऐसे वाले हैं जिनमें तुम थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंट एकदम अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। जैसे माइक्रोस्कोप में अभी कर दिया ना, एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस कि सर अब तो कुछ भी पूछ ले कर लूंगा मैं। ये कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तुम्हारे अंदर, मुझे पता है, मुझे फील हो जाता है ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा एक बार डायग्राम बनाना अच्छे से सीख लेना बेटा, कि पहले ऑब्जेक्टिव कैसे इमेज का फॉर्मेशन कराता है, फिर कहाँ पे रखेंगे उसको तो कहाँ पे इमेज बनती है फाइनली आई पीस से, है ना। इसका 1-2 बार और प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल बी डन एंड डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें चीजें थोड़ी सी पलट जाती हैं। पलटती क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले वाले का आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव एकदम छोटा सा था, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटू सा, आई पीस लेंस बड़ा सा। वहां पे ऐसा इसलिए था कि जो ऑब्जेक्ट आप माइक्रोस्कोप से देखते हो ना, वो बहुत छोटे होते हैं। उसके कंपैरिजन में आपकी आंखें कहीं बड़ी होती हैं, तो आंखों के लिए जो लेंस चाहिए वो बड़ा लेंस चाहिए, ताकि आंखें भी तो फिट होनी चाहिए। पता लगा एकदम छोटू सा लेंस ले लिया, उसमें आंखें ही फिट नहीं हो रही हैं, आंखें आपको कुछ और दिखा रही है, बाहर का वर्ल्ड आप लेंस पे देख ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए वहां पे आई पीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था। लेकिन टेलीस्कोप से क्या देखते हो यार, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, है ना, वहां पे कौन सा मून है, कौन सा स्टार है, क्या देखना है, वो सब देखते हो आप। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज एंटर कर सके। भाई बड़ी बड़ी चीजें देखनी है, थोड़ी बहुत रे आएंगी, थोड़ी बहुत रेज आएंगी तो आपको ढंग से दिखेगा नहीं कुछ, ज्यादा नंबर ऑफ रेज अंदर आनी चाहिए, अपर्चर बड़ा होना चाहिए इसका। तो ये पहला वाला जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, अब वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एफओ कह लो आप इसको। काफी बड़ा होता है बेटा ये, इसका फोकल लेंथ काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पे अब मून और स्टार के कंपैरिजन में तो तुम्हारी आंखें छोटी है ना, ये तुम्हारी आंखें छोटी छोटी, तो यहाँ पे छोटा सा, ये हो गया आपका एफ ई, ठीक है, आई पीस। वही है, अब लाइन वाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। अब देखना बेटा कितना आसान है, अब देखना कितना आसान है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे भैया टेलीस्कोप के अंदर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो रेज आएंगी ना वो पैरेलल होके आएंगी, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब भी कोई रे आती है तो वो आते आते पैरेलल हो जाती है, बहुत दूर से आ रही है, बड़ी दूर से आए हैं रेज का तोहफा लाए हैं, तो ये आ गए पैरेलल होके। अब बताइए, अगर किसी लेंस पे पैरेलल रेज एंटर करती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाके कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे। ये तो होता है, ये तो डेफिनेशन है फोकस की, कि तुम पैरेलल रे भेज दो, कन्वर्ज होगा फोकस पे,
तो कराओ कन्वर्ज फोकस पे, आओ इसको कन्वर्ज करा दो बेटा फोकस पे, है ना। तो अरे यार, तो देखो फोकस होने के बाद ना हो सकता है यहाँ से टुडुंग, ये यहाँ से टुडुंग और यहाँ से टुंग टुडुंग टुंग टुंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी, इंटरमीडिएट इमेज, एक मैग्निफिकेशन हो चुका है। भाई पॉइंट की तरह दिखते हैं प्लैनेट्स आपको, दूर एक पॉइंट है बस, छोटा सा पॉइंट, मैग्नीफाई कर लिया आपको उसने, मतलब उसको आपने कर लिया मैग्नीफाई इसके थ्रू। आप लोग बस मुझे ये बताओ बेटा, छोटा सा दिमाग लगा के, कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, सोचो तो कितना लेंथ होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि यार इन्फिनिटी से आई है तो कन्वर्ज होने के बाद फोकस पे जाएंगी, किसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस, तो एफओ के बराबर हो गया। अब हम इसको लेके गए आईपीस के पास कि आईपीस अंकल थोड़ा और मैग्नीफाई कर दो इसको अपना ऑब्जेक्ट मान लो, जन्मों जन्मों का साथी मान लो, इसको कर दो थोड़ा अंकल, थोड़ा सा कर दो और मैग्नीफाई। तो आईपीस पूछ रहा है, वो तो मैं कर दूंगा, तेरे को फाइनल इमेज कहां पे चाहिए। हमने बोला इन्फिनिटी पे दे दो फाइनल इमेज, इन्फिनिटी पे दे दो, आईज कम स्ट्रेन रहेंगी, आराम से देख पाऊंगा, इन्फिनिटी पे देखो, बड़ा बड़ा करके दे दो इन्फिनिटी पे। तो इसने बोला अच्छा, फिर से इन्फिनिटी पे मांग रहा है नमूना। अगर तुझे इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये जो तेरा ऑब्जेक्ट है उसको कहां रख दे, मेरे फोकस पे रख दे, ऐसा कह रहा है आईपीस, मेरे फोकस पे रख दे, ऑब्जेक्ट को मेरे फोकस पे रख दे, इमेज इन्फिनिटी पे ले ले। हमने बोला सही स्कीम है, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो आप। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट का आईपीस के साथ, एफ ई होगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ। अरे भैया पिछली बार भी तो ऐसा ही किया था, आईपीस के फोकस पे रख दो ऑब्जेक्ट तो इमेज मिल जाती है इन्फिनिटी पे, सेम चीज। अब बताओ ट्यूब लेंथ, बोलो बेटा ट्यूब लेंथ, बोलो चिल्ला चिल्ला के बोलो बेटा, ट्यूब लेंथ कितना है यहाँ पे, एफओ प्लस एफ ई, खत्म, एफओ प्लस एफ ई, खत्म, टाटा बाय बाय, डन एंड डस्टेड। वही आप इसके बाद रेज इधर जाएंगी है ना, ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, वो सब रे डायग्राम अपन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, ट्यूब लेंथ निकाल लोगे। अब टेलीस्कोप में जनरली ट्यूब लेंथ ना इसी कंडीशन का पूछते हैं, इसका नहीं पूछ के किसी और का पूछेंगे तो वही चीज हो जाएगी। अगर फाइनल इमेज डी पे चाहिए तो आपको इमेज का लोकेशन पता होगा आईपीस का, जो कि डी के बराबर होगा, फोकल लेंथ पता होगा आईपीस का, तो क्या निकालना पड़ेगा, उई, यानी कि यूई निकालना पड़ेगा। तो जहां पे ये एफ ई आया है वहां पे यूई आ जाएगा। तो अगर एट डी का लेंथ निकालोगे ट्यूब लेंथ तो वही चीज हो जाएगी। पहले का तो एफओ फिक्स्ड है, पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आना है, वो तो ऑब्जेक्टिव का काम है वहीं पे बनाना, यहां पे लिख लोगे आप उई। समझे, एकदम क्लैरिटी है, होनी चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए। ये जो पिछली बार नहीं निकाला था 20/3 यही प्रोसेस करके, वो प्रोसेस करना पड़ जाएगा अगर एट डी वाला केस होगा तो। बाकी अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ट्यूब लेंथ तो हो गया, तो इन्फिनिटी वाले केस में ट्यूब लेंथ हो गया एफओ प्लस एफ ई, एट डी वाले केस में हो गया एफओ प्लस उई। अब देखते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर इन्फिनिटी पे हुआ है इमेज का फॉर्मेशन तो ये है मैग्निफिकेशन, माइनस एफओ बाई एफ ई, याद करना है। माइनस क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, इसलिए माइनस है। और अगर डी पे हुआ है तो माइनस एफओ बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी। इसका ऑब्वियसली आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। देयर इज नो अदर एस्केप मैकेनिज्म फॉर दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद करिए आगे बढ़िए। माइनस एफओ बाई एफ ई एट इन्फिनिटी वाले केस में, और माइनस एफओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी एट डी वाले केस में। क्लियर, यस। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, मजा आएगा। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। बेटा यहां पे ना तुम लोग प्लस माइनस का एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, अभी करोगे तुम लोग मुझे पता है, बट मैं बताऊंगा कि कैसे उसको अवॉइड करना है। When it is adjusted for parallel rays, बेटा पैरेलल रेस के लिए इसको एडजस्ट किया गया है और मैग्निफिकेशन 9 के बराबर मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा नीट का। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए फोकल लेंथ लेंस के कितने कितने हैं, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
मैंने थोड़ा डायग्राम में पहले वाला छोटा बाद वाला बड़ा बना दिया ना, ये थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक है। इसमें पहले वाला बड़ा बनेगा ऑब्वियसली, बाद वाला छोटा बनेगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा, है ना, है ना। चलो बताओ, चलो बताओ बेटा, सी आ रहा है, सी आ रहा है, 10 और 10 आ रहा है, हे भगवान। अरे बेटा 10 और 10 कैसे आ सकता है, दोनों का बराबर साइज कैसे हो सकता है नमूनो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ना। 10 और 10 वाले तो एकदम लेजेंडरी आंसर दे रहे हैं, मतलब बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई। चलो अच्छा, अब सी की बेइज्जती हो चुकी है तो बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, है ना, ए कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो प्रोबेबली आप ये मिस्टेक बहुत करते हो कि यहां पे बोला है ना इन्फिनिटी पे बनेगा, पैरेलल रेज वाला केस है, इन्फिनिटी पे बनना है, तो आपको पता होता है कि इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस एफ ओ बाई एफ ई, पता होता है बेटा इन्फिनिटी के लिए। और इन्फिनिटी के लिए ट्यूब लेंथ यानी कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव का बीच का डिस्टेंस एफ ओ प्लस एफ ई, क्या यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे भाई? इन्फिनिटी के लिए ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई डायग्राम बना के समझाया है, और मैग्निफिकेशन माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अब बच्चा क्या करता है ना, यहां पे रख देता है 5 और यहां पे रख देता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई, बस यही हो जाती है मिस्टेक शुरू, यहीं से शुरू हो जाता है नेगेटिव मार्किंग की कहानी। इसके बाद तो नेगेटिव मार्किंग से मिलनी है आपको। बेटा एग्जामिनर को भी पता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, उसको भी पता है ये बात कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तुम यहां फॉर्मूले में नेगेटिव लिख के ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये बात उसको भी पता है कि नेगेटिव होती है, लेकिन उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है ना, उसने तो सिर्फ 9 लिखा है ना। तो अगर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है तो तुम क्यों ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो? तुम भी मैग्नीट्यूड लो, तुम भी मैग्नीट्यूड लो, वरना आंसर गलत आ जाएगा बेटा। तो मैग्नीट्यूड लिखो बस यहां पे आप, तो मैग्नीट्यूड 5 और मैग्नीट्यूड लेना है तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। ये मिस्टेक बहुत होता है बच्चों से, बहुत मिस्टेक होता है ये वाला। अच्छा 9 है, माई बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे जो भी है, नंबर में क्या रखा है, 9 है, सॉरी। लेकिन जो मैं समझा रहा हूं समझे ना आप, उसने अगर -9 बोला होता तो आप समझ जाते कि अच्छा उसको मैग्निफिकेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं साइन से भी मतलब है उसको, तब आप ऐसे लिखते कि -9 बराबर माइनस एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई, मतलब माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, तो फिर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, तो 9 बराबर एफ ओ बाई एफ ई ही आता। तो वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देते हैं और आप एकदम इमोशनल होके माइनस भी लगा देते हो। मुस्कान को अच्छे से याद है, मैंने स्पेशल पे बताया था, एक सवाल इसी पे हमने किया था बेटा। अब देखो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ ट्यूब कितना गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है बताओ तो? 20, गलत तो नहीं कह रहा मैं? डिस्टेंस हाँ 20 तो है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का, सही है, वही तो है ट्यूब लेंथ। तो 20 बराबर एफ ओ प्लस एफ ई एक इक्वेशन, 9 बराबर एफ ओ बाई एफ ई दूसरा इक्वेशन। अब कुछ नहीं है, यहां से चाहो तो एफ ओ बराबर 9 एफ ई लिख लो पहले इस वाले इक्वेशन से, और इस चीज को उठा के यहां पे पटक दो एफ ओ के जगह पे, तो आपको मिलेगा 20 इज इक्वल टू एफ ओ के जगह लिख लो 9 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये हो जाएगा आपका 10 एफ ई। तो 10 एफ ई बराबर 20, तो एफ ई बराबर 20/10, 2 सेंटीमीटर आया, एफ ई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब सोचो अगर एफ ई आ रहा है 2 सेंटीमीटर तो इसको कितना होना चाहिए, 18, तो ये आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, है ना बच्चों? तो 18 एंड 2 इज द आंसर। समझ में आया है, मजा आया है? तो दिल विल बनाओगे तो फील विल मिल जाएगा, बना दो फटाफट। आसान है, बहुत आसान है, माइनस मत लगाना जबरदस्ती। जब तक एग्जामिनर ने विथ माइनस साइन नहीं दिया तब तक माइनस मत लगाना। एग्जामिनर को पता है भाई कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, उसको पता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। तुम स्मार्ट मत दोनों माइनस लिख के मत लिखो माइनस, है ना, यस, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इंफिनिटी। तो बताइए दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? ये हमने ना फास्ट ट्रैक बैच में भी किया था, अगर आपको याद होगा, है ना बच्चों? सेशन के ऊपर लिंक दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स के ऊपर बेटा लिंक दिख रहा है क्या आप सभी को? आई होप दिख रहा होगा, है ना बेटा? हाँ, तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक आपको स्पेशल क्लास पे ले जाता है।
है ना। तो कल शाम 7 बजे रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस सेशन है स्पेशल क्लास पे, आना है आपको, ठीक है। अभी से एनरोल करके रख लो। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले बोल रहा है कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनेगा इमेज तो बताओ, और इन्फिनिटी में बताओ। आप समझ पाए कि ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इन्फिनिटी वाले केस में फॉर्मूला होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और दूसरे वाले केस का भी आपको फॉर्मूला पता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, है ना। दोनों को लगा दो, काम खत्म है। तो जब आप माइनस एफ ओ बाई एफ ई लगाएंगे, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक मीटर में गिवन है और दूसरा सेंटीमीटर में। हाँ ये देखो, ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में। खुद सोचो कौन सा बड़ा होगा, किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव वाला 2 मीटर गिवन है, आईपीस वाला 5 सेंटीमीटर, वैसे लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। ये मिस्टेक हो जाती है, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा है टाइप किया है उनसे भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इन्होंने गलती से यहाँ पे मीटर लिख दिया है, मैंने इस स्लाइड में सुधार दिया था 5 सेंटीमीटर। अब जब आप रेशियो लेंगे तो दोनों का यूनिट सेम तो होना चाहिए ना बेटा, दोनों का यूनिट सेम तो होना चाहिए ना। तो जो 2 मीटर है ना उसको 200 सेंटीमीटर लिख लेना, और नीचे 5 सेंटीमीटर, आंसर आएगा -40। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट्स में गलती करते हैं पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आपको आता था वो सवाल, आपको फॉर्मूला आता था लेकिन फिर भी आंसर गलत, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना बेटा, ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, ऊपर वाला जब डी पे बनेगा तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, तो 200/5 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 200 एफ ओ के जगह पे, एफ ई के जगह पे इतना, और डी के जगह पे कुछ नहीं गिवन है तो 25। क्या इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है आपको इसमें? नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। हालांकि ये वाला सवाल थोड़ा ज्यादा बेटर था इस वाले से, दूसरा वाला तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, ये थोड़ा बेटर था कि मैग्निफिकेशन गिवन है, ट्यूब लेंथ गिवन है, एफ और एफ ई निकालना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन हो जाते हैं। आगे बढ़े। चलिए तो अब जो है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया गया है, डायग्राम बना बना के कि वीओ कहाँ पे आ रहा है ना। इन्फिनिटी पे बनाना है तो डायग्राम कैसे बनेगा, कहाँ पे रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसे समझाया है। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपने पूरा देखा है और इसको अच्छे से रिवाइज करते हो, हर एक सवाल होगा माइक्रोस्कोप का चाहे टेलीस्कोप का। राइट एवरीवन, आगे बढ़े, है ना। यस सर, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया? अरे यहां तो आंसर में देखो ना प्लस माइनस है, आंसर में प्लस माइनस है। तुम्हारा मन कर रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने का, तो तुम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, लेकिन जब आंसर में उसने प्लस माइनस को कंसीडर करते हुए मांगा है आंसर, तब तो साइन लिखोगे ना भाई, दोनों नेगेटिव होगा ना फिर आपका। बच्चा परेशान, सर पिछली बार कह रहे थे मैग्नीट्यूड ले लो, इस बार सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, साइन भी ले रहे हैं। भाई वो सवाल पे डिपेंड करता है ना कि कैसा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। आइए सर D25 कैसे? कृषि जोगी, हमारे यहाँ तो D25 ही होता है। अच्छा, उस सवाल में 20 गिवन था इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैंने बोला था वैसे तो D25 होता है, कहीं गिवन नहीं है तो हम 25 लेते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। लेकिन अगर एग्जामिनर कह रहा है कि D20 लेना है, तो फिर जो एग्जामिनर कह रहा है वही करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि D बराबर 20 लेना है, तो हमने D बराबर 20 लिया था। जनरली 25 होता है, बट 20 से 25 का रेंज है ना। ये ऐसी चीज है कि भगवान ने तो हम पे ऐसे स्पेसिफिकेशन लिख के नहीं भेजा ना ऐसे, हाँ ये ह्यूमन बॉडी है इसका D25 है, ये बैल की बॉडी है इसका D50 है, ऐसे लिख के तो नहीं भेजा है। ये तो हमने जानने की कोशिश की कि कितना दिख रहा है। अब यार 2-4 सेंटीमीटर का आगे पीछे तो हो ही सकता है ना, मुझे 25 पे दिख रहा है, किसी को 20 पे दिख रहा है, समझ रहे हो आप। ठप्पा लगा के तो भगवान ने भेजा नहीं ना स्पेसिफिक लिख के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं लिखा होता 220 वोल्ट है ना, 100 वाट, ऐसे तो लिख के आया नहीं है बेटा। तो 20-25 में आप इमोशनल मत हो, इन जनरल हम लोग 25 लेते हैं, बट अगर क्वेश्चन में 20 लिखा है तो 20 लेंगे। बताइए इसका आंसर। हाँ जी, अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का बढ़ा दिया जाए, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का बढ़ा दिया जाए, तो बताइए किसके मैग्नीफाइंग पावर में क्या फर्क आएगा। ठीक है,
तो माइक्रोस्कोप का बढ़ेगा, टेलीस्कोप का कम होगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों का बढ़ेगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बोथ डिक्रीज होंगे, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। बताओ तो बेटा क्या होगा? डी कह रहे हैं आप लोग? अगर आप डी कह रहे हैं तो आप सही हैं। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहा है? क्या ये चीज बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रही है? अभी हमारा क्या बचा हुआ है? रिजॉल्विंग पावर। तो अभी सेशन छोड़ के चले मत जाना भाई, रिजॉल्विंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, छोटा सा इतना सा टॉपिक है, फुल मार्क्स देके आपको जाता है ना, ये बेटा फॉर्मूले से हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप का आप अगर वो वाला पार्ट कंसीडर करेंगे कि जो आपका होता है ना मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर तो आपको बेटा VO अपॉन UO दिखाई देगा। सही कह रहा हूं ना मैं? आपको फॉर्मूले के अंदर तो VO अपॉन UO दिखाई देता है। सही बात है सर। और मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन FE दिखाई देता है। VO अपॉन UO का अगर आप फॉर्मूला निकालो F के टर्म्स में, FO के टर्म्स में, FO के टर्म्स में, तो आपको देखने को यह मिलेगा कि अगर आप FO को बढ़ाते हो ना तो ये वाली वैल्यू कम होती है, VO अपॉन UO कम हो जाता है। FO को अगर आप बढ़ाते हैं, अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं तो VO अपॉन UO की वैल्यू कम हो जाती है, एंड दैट इज वाई माइक्रोस्कोप के केस में ये चीज डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन देखेंगे तो डायरेक्टली FO बाई FE है बेटा, और माइनस तो बस ये बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO होता है ये। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कंडीशन है। राइट एवरीवन? और अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि VO बाई FO मतलब VO बाई UO क्यों कम हो रहा है, तो एक बार करके देख लेना। 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F होता है ना, यहां से V बाई U निकालना, आपको पता चलेगा वो FO के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर FO बढ़े तो ये V बाई U कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो माइक्रोस्कोप का कम और टेलीस्कोप का ज्यादा। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। रिजॉल्विंग पावर, अरे याद है अभी जब 45 MCQs वाला सेशन कर रहे थे तो थोड़ा रिजॉल्विंग पावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिंटू और मिंटू ही थे ना, जो भी थे। तो चिंटू और मिंटू दो भाई हैं, अपने दादाजी से मिलने जाते हैं। दादाजी थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, तो जब चिंटू और मिंटू थोड़े दूर में खड़े हैं तो दादाजी को लग रहा है वो दोनों एक ही हैं, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, ये चिंटू मिंटू दोनों एक ही हैं। तो उनको सब बता रहे हैं कि दादाजी चिंटू मिंटू दोनों मिलने आए हैं आपसे। दादाजी कहते हैं क्यों पागल बना रहे हो बूढ़े आदमी को, एक ही बच्चा तो खड़ा है, सिर्फ चिंटू खड़ा है। चिंकी और मिंकी का एग्जांपल ले लो, बहुत फेमस भी है यूट्यूब में, है ना, चिंकी और मिंकी। तो ये चिंकी है और ये मिंकी, तो चिंकी मिंकी दोनों एक ही दिख रहे हैं बेचारे को। अब जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन ये होती है कि जस्ट अलग अलग वो देख पा रहे हैं। अगर थोड़ा आप डिस्टेंस कम कर दो ना, थोड़ा पास में ले आओ ना चिंकी मिंकी को, तो दादाजी देख पाएंगे अच्छा तुम दोनों थे, मुझे तो दूर से एक ही दिखाई दे रहा था। और ये है बेटा फुली रिजॉल्व, एकदम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एकदम अलग अलग, एकदम आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो दोनों चीजों को। तो सबसे पहले तो ना मैं आपको, हाँ दादाजी वाला क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर के बारे में बता देता हूं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिनकी आंखें ज्यादा चमत्कारी नहीं है ना, ज्यादा चमत्कारी आंखें नहीं है आपकी, नॉर्मल आंखें जैसे सबकी होती हैं, तो बेटा आपकी नॉर्मल आंखें दो पॉइंट्स को रिजॉल्व कर सकती हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस है 0.3 मीटर। अब ये सब यार फैक्ट से आता है, रिसर्च करके आता है, ऑब्जर्व करके आता है, तो आपको याद रखना है। इसका भी ठप्पा लगा के भगवान ने नहीं भेजा था, हाँ ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, 0.3 मीटर पे सामान होगा तो 1 किलोमीटर से देख पाएगा, ठप्पा लगा के भेज दो। और हमने पढ़ दिया, अच्छा थैंक यू भगवान जी, ये आपने बता दिया। कुछ नहीं बताया है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, बॉडी में कोई बार कोड नहीं लगा हुआ है, सब रिसर्च से पता चलता है। तो अगर 0.3 मीटर के डिस्टेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इसको 1 किलोमीटर की दूरी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो अगर 1 किलोमीटर दूरी पे किसी नदी के ब्रिज पे तुम्हारा दोस्त और उसकी दोस्त दोनों खड़े हैं तो तुम 1 किलोमीटर दूरी से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि अच्छा ये सही स्कीम है 1 किलोमीटर की दूरी से। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था 45 MCQs वाले सेशन में कि दो पेड़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 3.14 मीटर गिवन था। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितनी दूरी से इन दो पेड़ों को अलग अलग देख सकता है? तो आई थिंक वो दूरी आई थी बेटा 10 किलोमीटर के आसपास। कैसे करेंगे? 0.3 मीटर पे होने पे
1 किलोमीटर से देख सकते हैं अलग अलग। 0.3 मीटर पे होने पे 1 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। तो अगर वो डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का, तो कितनी दूरी से देख पाऊंगा? 1/0.3 किलोमीटर से देख लूंगा। तो अगर वही डिस्टेंस 1 मीटर की बजाय 3.14 मीटर हो जाए तो 3.14 मीटर में ऐसे कर लूंगा। यूनिटरी मेथड बेटा, है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर 0.3 मीटर का डिस्टेंस है तो आप 1 किलोमीटर से देख सकते हो। बाकी अगर आपको एंगुलर रेजोल्यूशन चाहिए ह्यूमन आईज का, तो वो होता है बेटा 1/60 डिग्री। अगर इतना एंगल है ना, इतना एंगल अगर आपकी आंखों में ऐसे फ्रेम हो रहा है ना चिंकी और मिंकी का, अगर वो 1/60 से ज्यादा है तो आप देख पाओगे, कम है तो नहीं देख पाओगे। तो ये उसकी लिमिट है बेटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, 1/60 डिग्री। हालांकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टफ है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट ये याद रखो, इससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो 0.3 मीटर का डिस्टेंस है तो 1 किलोमीटर। इससे सीखने को क्या मिलता है? अगर तुम किसी के साथ नदी के ब्रिज पे खड़े हो, तुम्हारा दोस्त 1 किलोमीटर दूर से तुम्हें देख रहा है, तो तुम कोशिश करो कि जिसके साथ आए हो उसके साथ 0.3 से ज्यादा डिस्टेंस रखो। 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और वो इंसान 1 किलोमीटर दूर से पहचान नहीं पाएगा, है ना। नहीं, कम डिस्टेंस में, सॉरी, कम डिस्टेंस में, 0.3 से कम डिस्टेंस में तो ब्लर हो जाएगा विजन, अलग अलग नहीं देख पाएगा, ज्यादा नहीं कम, है ना बेटा, कम डिस्टेंस। हाँ, तो ऐसे 0.3 में रहोगे तब तो वो देख लेगा, पहचान लेगा कि अलग अलग है। 0.3 से कम डिस्टेंस, अरे यार ये तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी फिर। ये मैं क्या सिखा रहा हूं बच्चों को? नहीं, ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। ये बात मैं वापस लेता हूं और ये वीडियो से कटवा दिया जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था मैं, बट समझाना ये चाहता था कि अगर वो डिस्टेंस 0.3 से कम हुआ तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा आदमी ये नहीं पहचान पाएगा कि वहां पे 2 लोग हैं, उसको लगेगा सिर्फ एक ही इंसान है वहां पे। ये समझा रहा था मैं, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं, वरना तुम बदनाम कर दोगे। सीधा साधा इंसान हो यार मैं बिल्कुल। हाँ, फिजिक्स पढ़ाते समय सैवेज एग्जाम्पल्स देने लग जाता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से मुझे गलत ना समझा जाए। हाँ चलिए, तो ये हो गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो हर डिवाइस का, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक रिजॉल्विंग पावर होता है। हमारी आंखें भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत एडवांस हैं। ऐसा कैमरा तो आज तक कोई नहीं बना पाया जिसमें खुद ऑटो फोकस होता है ना, खुद लेंस का साइज कम ज्यादा होता है, कितना लाइट अंदर जाना है सब कम ज्यादा। बाकी कितना भी एडवांस कैमरा हो, तुम्हें सेट करना पड़ता है, अपर्चर इतना है, डेप्थ इतना रखना है। हमारी आंखें देख रहे हो, डेप्थ भी खुद मेंटेन कर लेती हैं, सब कुछ खुद मेंटेन कर लेती है। इससे अच्छा कैमरा आज तक बना ही नहीं है दुनिया में। खैर, तो ह्यूमन आई का आपको रिजॉल्विंग पावर समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, तुम्हें क्या हुआ? तांत्रिक की बहुत जरूरत है मुझे, कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं। आज सुबह सुबह मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है ना, एकदम सच्ची घटना पे आधारित है बेटा ये स्टोरी। यहाँ पे ना मैंने एक लाइट लगा रखी है, ये रिंग लाइट, ऊपर रिंग है जो ऊपर से थोड़ा ऐसे है ना येलो लाइट डालता है मेरे चेहरे पे। तो आज सुबह सुबह मैं तुम्हारा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था, वो वाले सेशन का जो सुबह आज हुआ था। मैं बैठा हुआ था, ये लाइट खड़खड़ 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 ऐसे हिलने लग गई, मतलब प्रॉपरली, मतलब मैंने लाइट को देखा प्रॉपरली ऐसे हिल रही थी। हालत खराब हो गई मेरी। मैंने जाके अपनी वाइफ को बोला कि गड़बड़ है, बैंगलोर वापस चलते हैं या तो यहाँ कोई और घर देखते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं बच्चों के सामने ऐसे मजाक करता था कि देखो यहाँ भूत है वहाँ भूत है, ये तो सच हो गई बात। तो वो एक्चुअली दिल्ली से ही है, तो उन्होंने बोला वेलकम टू दिल्ली एनसीआर, यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, आपका दिल्ली एनसीआर में स्वागत है। तो हो सकता है छोटा मोटा कोई अर्थक्वेक आया था, मतलब ऐसा उनका कहना है। मैं तो अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूँ कि क्या पता अर्थक्वेक था कि कुछ और था, दोबारा कुछ होगा तो पता चलेगा। फिर मैं न्यूज़ में ढूंढने भी लग गया कि अर्थक्वेक आया था क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं, छोटे मोटे तो यहाँ पे ऐसे ही आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा हिल के निकल जाता है। आई होप ऐसा ही हो, दुआ करिएगा मेरे लिए कि ऐसा ही हो, है ना। चलिए बेटा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 पॉइंट्स को रिजॉल्व कर लेगा अगर उनके बीच की दूरी मान लीजिए डेल्टा डी है। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय 1/डेल्टा डी बराबर 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। थीटा क्या है पता है? जो पॉइंट्स 2 रखे हुए हैं ना माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, जैसे चिंकी और मिंकी 2 पॉइंट्स थे हमारी आंखों से देखने के लिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे जो माइक्रोस्कोप देख रहा है। वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं आपके आईज पे या फिर ऑब्जेक्टिव पे,
ये देखो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, वो थीटा हो जाता है। समझ में आ रही बात बेटा? ये जो एंगल है ना, हाफ कोन एंगल, इसको मैं डायग्राम बना के बताता हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से रेज निकलेंगी, यहाँ से रेज निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ये जो हाफ कोन एंगल होता है ना, वो आपका थीटा है। तो कितना एंगल बन रहा है वो चीज, ठीक है। मतलब दो एंड पे यार, दो एंड पे। मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया, सुधार देता हूँ। दोनों एंड पे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, दोनों एंड पे। कोन का एंगल यार, सेमी कोन एंगल समझते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव के पास जितना भी सेमी कोन एंगल बन रहा है दैट इज आवर थीटा। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला बन रहा है। 1/Δd बराबर 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर बराबर 1/Δd। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर में सबसे पहले आप देख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर बराबर 1/Δd। डेल्टा डी है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जिसको वो रिजॉल्व कर लेता है। मान लो वो डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम, बहुत पास पास है पॉइंट्स, अलग ही पास पास है, बहुत पास, बहुत नजदीक, और उसको भी वो रिजॉल्व कर ले रहा है। तो अच्छा माइक्रोस्कोप है कि नहीं? बहुत तगड़ा माइक्रोस्कोप लाए, पता नहीं कहां से लाया ऐसा माइक्रोस्कोप। बहुत कम डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, तो भी उसको रिजॉल्व कर ले रहा है, यानी कि रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अभी दादाजी की उम्र नहीं हुई इसके, भी बहुत जवान है ये माइक्रोस्कोप, बहुत पास पास खड़े हैं दोनों, तो भी रिजॉल्व कर ले रहा है। तो समझ में आया? इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम डिस्टेंस जिसको वो रिजॉल्व कर सकता है आसानी से, उसको हम कहते हैं बेटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। मजा आया? समझ आया? वो छोटा से छोटा डिस्टेंस जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन गिव्स यू रिजॉल्विंग पावर। इफ योर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज लेस, यानी कि आप बहुत कम डिस्टेंस को भी रिजॉल्व कर पा रहे हो, अलग अलग देख पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका रिजॉल्विंग पावर काफी अच्छा है। तो इसीलिए इनवर्स का रिलेशन है दोनों के बीच में। दिल बनाइए और इसका फाइनल फॉर्मूला देख लीजिए। तो 1/Δd का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या हो जाता है बेटा? 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां पे ये सब कांड चल रहा है, और लैम्डा क्या है? लाइट का वेवलेंथ। क्लियर बेटा? क्लियर? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा ही ना टेलीस्कोप का भी होता है। अब देखो, टेलीस्कोप में हम दो पॉइंट के डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप से तुम क्या देखते हो? स्टार, सितारे। तुम्हें ऐसे देखने में लगेगा कि अच्छा एक तारा यहां पे, एक तारा यहां पे है, बट एक्चुअल में उनकी डिस्टेंस कितनी है? लाइट ईयर्स में है वो डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहां पे डिस्टेंस नहीं डिफाइन करते हैं हम लोग, यहां पे हम डिफाइन करते हैं कि जो दो तारे हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखना भाई, उसका क्या डिस्टेंस डिफाइन करोगे आप? कोई मतलब नहीं है ना? तो एंगल डिफाइन करते हैं। तो यहां पे रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय 1/d थीटा। डी थीटा वो मिनिमम एंगल है दो तारों के बीच में जिसको आप रिजॉल्व कर पा रहे हो। तो एक तारा यहां, एक तारा यहां, चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, एक तारा यहां, एक तारा यहां, एंगल बना डी थीटा, और ये मिनिमम आप रिजॉल्व कर पा रहे हो। उससे नजदीक दो तारे होंगे तो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर जो आपका टेलीस्कोप है बहुत कम एंगल को भी रिजॉल्व कर पा रहा है, दो तारे हैं बहुत पास पास, एंगल बहुत कम है उनके बीच का, बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है, उसको भी रिजॉल्व कर ले रहा है वो, तो रिजॉल्विंग पावर काफी अच्छी है ना? है ना? है ना? तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही है, लेकिन ये एंगुलर लिमिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एंगल के टर्म्स में गिवन है। और इसका फॉर्मूला है बेटा a/1.22 टाइम्स लैम्डा। ए क्या है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ए क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। जितना भी उसका डायमीटर रहेगा वो उसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है। लैम्डा इज द वेवलेंथ। क्लियर है क्या बच्चों? तो ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर डन, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर डन, और टेलीस्कोप का डन। सवाल कैसे आते हैं? सवाल ऐसे आते हैं कि कौन किस पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे रिजॉल्विंग पावर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्स का है कि नहीं है बेटा? रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसे सवाल आते हैं कि पहले रिजॉल्विंग पावर इतनी थी, वेवलेंथ को हमने डबल कर दिया,
बताओ आप रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सिंपल है, हाफ हो जाएगी, इनवर्स का रिलेशन है। ऐसे सवाल आते हैं। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी थीटा, वो मिनिमम एंगल जो आप देख सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप कहां गया, ये रहा बेटा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर मैं पूछूं रिजॉल्विंग पावर में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो देखो क्या है, अगेन रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि डेल्टा डी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अच्छा, म्यू के साथ क्या रिलेशन है रिजॉल्विंग पावर का, तो रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल है, और जो डेल्टा डी है वो नीचे है, म्यू ऊपर है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यार फॉर्मूले में बस यही याद रखना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। अब देखिए एक सवाल, अब एक सवाल देखिए, क्या है सवाल, बस ये लास्ट 2 सवाल है, फिर छुट्टी है आपकी, है ना। हाँ, लेकिन लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं भैया, तैयार रहिएगा। तो कहां गया क्वेश्चन, हाँ, 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm, डिस्टेंस गिवन है 0.1 mm चिंकी और मिंकी के बीच का, तो इसका मतलब आपको डेल्टा डी गिवन है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है। जस्ट रिजॉल्व कर लिया गया है, इनको रिजॉल्व कर लिया जाता है अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 है। अब वो पूछ रहे हैं अगर मैं लाइट का वेवलेंथ 4800 कर दूं तो कितने डिस्टेंस में रिजॉल्व कर पाओगे आप। यहां पे आप 0.1 mm को रिजॉल्व कर ले रहे हो, वेवलेंथ है 6000, तो अगर मैं वेवलेंथ को कर दूं 4800 तो कितना डिस्टेंस रिजॉल्व हो पाएगा, कितना डेल्टा डी हो जाएगा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कितना आसान नहीं है, बहुत आसान है। तो बस ये देखो कि डेल्टा डी और लैम्डा में क्या रिलेशन है। तो बेटा आपको पढ़ाया था ना अभी अभी, सारे रिलेशन लिखवाए थे, क्या प्रोपोर्शनल होता है, क्या डेल्टा डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। भाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा गया है, वो प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ लेते रिजॉल्विंग पावर में क्या चेंज आएगा, तो वो इनवर्स होता है लैम्डा के। तो आप सिंपली बोलेंगे कि डेल्टा डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सो डेल्टा डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि डेल्टा डी अपॉन लैम्डा बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, लैम्डा को नीचे ले आओ, उधर कांस्टेंट बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा डी वन अपॉन लैम्डा वन बराबर डेल्टा डी टू अपॉन लैम्डा टू। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट एवरीवन। तो डेल्टा डी टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डी वन अपॉन लैम्डा वन मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टू, खत्म। तो डेल्टा डी वन कितना है 0.1, लैम्डा वन कितना है 6000, और लैम्डा टू कितना है 4800। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, बाकी आप सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऊपर आ जाएगा 12 4 जा 48, 12 5 जा 0.4 अपॉन 5 आएगा बेटा। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए आ रहा है, ए आ रहा है ना। हाँ, 4 अपॉन 5 विल बी 0.8, तो 0.4 अपॉन 5 विल बी 0.08। खत्म, टाटा बाय बाय। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्वेश्चन खत्म हुआ है। क्लियर है, रिजॉल्विंग पावर आसान है क्या भाई, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से तो आसान है। जो माइक्रोस्कोप में आपको इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला देखना है बस कि क्या पूछा है और किसके साथ वेरिएशन पूछा है, बस। और बाकी सारे वेरिएशंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं ऑलरेडी उसी नोट्स के अंदर, कि अगर रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा डी यानी कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ पूछ लेते हैं कि अगर हवा से उठा के पानी में डाल दें तो क्या हो जाएगा, मैं पानी पानी, है ना, यही हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू म्यू और डेल्टा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखो भाई, ये बहुत आसान टॉपिक है बेटा, बहुत आसान है, बेकार में डरते हो इससे आप। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि ए गिवन है 0.1 मीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है ना। कह रहे हैं इट्स रिजॉल्विंग पावर वुड बी अप्रोक्सीमेटली। भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप a अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। ए गिवन है, लैम्डा गिवन है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप a को मीटर में लिख रहे हैं, यहां पे 1.22 है,
लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में मत लिख देना भाई, है ना, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर ही होगा। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 करेंगे आप, तब जाके ये कन्वर्ट हो पाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। तो ऐसे करना पड़ेगा, बस बाकी सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए, तो आई थिंक आंसर इसका डी आना चाहिए, चेक कर लेना। 1.36 × 10⁵ आना चाहिए रेडियन में। बाकी कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात है, A/1.22 लैम्डा। तो फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हर एक टॉपिक करा दिया गया है, जहां से भी सवाल आने के चांसेस हैं। कल 7 बजे आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी